गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए मैंने फंक्शन चैप्टर का ओवरव्यू मैंने करना शुरू कर दिया था। लगभग मैं 10 मिनट तक बोल चुका था, मैं ये सब लिख चुका था, लेकिन किसी कारणवश वीडियो बना ही नहीं, टेक्निकल इशू के कारण। ठीक है, तो मैं बता दूं कि आज मैं फंक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, और मेरा फंक्शन पढ़ाने का जो तरीका है वो औरों से बिल्कुल अलग है। पहले ये मैं बता दूं, फंक्शन चैप्टर जो है, ठीक है, इसको मैं 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करता हूं। ठीक है, सबसे जो पहला पार्ट है हमारा, उसका नाम मैं बेसिक्स देता हूं। दूसरा जो है ग्राफ एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा प्रॉपर फंक्शन नाम देता हूं मैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, एक बात समझिए कि मेरा जो ये तरीका है फंक्शन को 3 पार्ट में कैटेगराइज करने का, वो इसलिए है, मैंने इसलिए इसको कैटेगराइज किया है क्योंकि जब 11th से स्टूडेंट 12th में मूव करता है तो उसका लेवल यहां होता है, नीचे वाला हैंड देखिए मेरा यहां, लेकिन कैलकुलस का जो लेवल है वो ये वाला है। ठीक है, तो ये जो है फंक्शन से पहले ये जो है ये और ये, ठीक है, आपको यहां से लेके यहां तक पहुंचाता है। ठीक है, उसके बाद ठीक है फंक्शन से आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं प्रॉपर कैलकुलस। ठीक है, तो देखिए कैलकुलस इसीलिए टफ लगता है क्योंकि हमारा ये पोर्शन और ये पोर्शन वीक होता है। ठीक है, इसमें मैं वो चीजें डिस्कस करूंगा जिसमें से कुछ पार्ट आप 11th में देख के आए हैं, कुछ आपके लिए नया है। जैसे मॉडुलस फंक्शन आप देख के आए, मॉडुलस लॉगरिथमिक ये भी आपने देखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये भी आपने देखा है, पॉलिनोमियल फंक्शन ये भी आपने देखा है। ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा है उनको भी मैं बहुत बेहतर तरीके से इनको पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब देखिए आपके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, ये चारों नया होगा। ठीक है, ये चारों नया होगा, लेकिन मैं आठों को एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो हम फंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, तो बेसिक तो ग्राफ हम यही डील कर लेते हैं, लेकिन ग्राफ का एडवांस वर्जन हम इस पार्ट में देखेंगे। ठीक है, 8 से 10 लेक्चर मैं इसमें लूंगा ग्राफ में। तो ग्राफ एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे ग्राफ्स का एडवांस वर्जन हम इसी में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं प्रॉपर फंक्शन में, और इसमें हम देखते हैं सबसे पहले तो हम फंक्शन का एग्जैक्ट डिफिनीशन यहीं पे देखते हैं। यहां हम फंक्शन का एग्जैक्ट डिफिनीशन नहीं देखेंगे, यहां मैं फंक्शन का वो डिफिनीशन दूंगा जो काम चला हुआ। ठीक है, उसके बाद डोमेन एंड रेंज की बात करते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन इन द बिहाफ ऑफ डोमेन एंड रेंज। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं बात करेंगे कंपोजिट फंक्शन के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पीरियोडिक फंक्शन, उसके बाद जो हम आएंगे वो होगा हमारा इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन के इनवर्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारा होता है फंक्शनल इक्वेशन सबसे लास्ट में। ठीक है, अब जहां तक फंक्शन के वेटेज की अगर हम बात करें तो फंक्शन बहुत वेटेज वाला चैप्टर है। अगर कोई कहता है कि फंक्शन से एक क्वेश्चन आता है, कोई 2, बिल्कुल गलत है। फंक्शन उतने ही क्वेश्चन पूछता है जितने की आपका पूरा का पूरा कैलकुलस पूछता है, क्योंकि कैलकुलस का एक भी क्वेश्चन बिना फंक्शन का डील नहीं होगा। आप जैसे आईटीएफ, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, जो भी आपको पूछा जाएगा सब फंक्शन के बिहाफ पे। हम लिमिट किसका निकालते हैं? फंक्शन का। डिफरेंशिएट किसको करते हैं? फंक्शन को। इंटीग्रेट किसको करते हैं? फंक्शन को। ज्योमेट्रिकल मीनिंग किसका देखते हैं? फंक्शन का। ठीक है, तो कैलकुलस के जितने भी क्वेश्चंस है वो सब बिना फंक्शन का आप डील नहीं कर सकते हो। तो समझ लो सीधा सीधा कि जितना कैलकुलस से जो क्वेश्चन पूछा गया मतलब फंक्शन से भी पूछा गया। ठीक है, तो फंक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका कैलकुलस का जान है ये। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वीवीआई मार्क करके रखा है। ठीक है, फंक्शन को तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, पहले इसको लिखिए। ठीक है, सब टॉपिक्स को, फिर मैं आता हूं प्रॉपर और पढ़ाना स्टार्ट करता हूं प्रॉपर बेसिक्स। ठीक है, तो इसको लिखिए आप। हाँ, तो स्टूडेंट्स आप लोग स्क्रीन को पॉज करके इसको लिखेंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं।
तो अब हम आते हैं बेसिक्स पे, ठीक है। और इस बेसिक्स में हेडिंग बना लीजिए बेसिक्स, ठीक है। अब इस बेसिक्स में सबसे पहले तो मैं फंक्शन का एक डेफिनेशन, थोड़ा सा मैं फंक्शन का ओवरव्यू दे देता हूं कि फंक्शन होता क्या है, ठीक है। एग्जैक्ट डिफिनीशन मैं यहां नहीं दूंगा, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि एग्जैक्ट डिफिनीशन मैं आगे दूंगा थर्ड चैप्टर में। तो देखिए फंक्शन होता क्या है। तो अभी आप इतना समझिए कि जैसे y है, ठीक है, y का कोई वैल्यू दिए हुए है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। क्या दिया हुआ y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वो देखिए जरा ध्यान से कि y का वैल्यू जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। y का जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे y का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, x घटेगा तो y घटेगा, मतलब y जो है x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x, और हम इसको लिखते हैं y इज, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने क्या बोला कि अगर y का वैल्यू फंक्शन x पे डिपेंड करता है तो हम बोलेंगे y इज ए फंक्शन ऑफ x, लेकिन यहाँ पे एक और चीज इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। देखिए एक मैं अगर आपको दे दूं y स्क्वायर इक्वल्स टू मैं 4ax बोलता हूं, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए कि x पे यहां पर भी y का वैल्यू x के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहां पे क्या है कि आपका एक x के लिए दो y का वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। आप अगर x का वैल्यू यहां पे अगर 1 रख दे तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा 4a, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 2 इंटू रूट ए हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए तो y का दो वैल्यू आए, तो ये जो है y का दो वैल्यू आया तो इसको हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब क्यों फंक्शन नहीं बोलेंगे, तो देखिए y का वैल्यू x पे डिपेंड करना चाहिए, साथ ही हर एक x के लिए एक ही y का वैल्यू आना चाहिए, तब जाके वो फंक्शन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हर एक x के लिए y का दो वैल्यू आ जा रहा है, ठीक है। अगर किसी भी एक x के लिए y का दो वैल्यू आ जाता है तो उसको हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे। हर एक x के वैल्यू के लिए y का एक यूनिक वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। जैसे y इक्वल्स टू साइन x ही है, ठीक है, ये एक फंक्शन कहलाएगा। क्यों एक फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि x का एक वैल्यू रखने पे, x के किसी वैल्यू को रखने पे y का एक ही वैल्यू आता है, ना कि y का 2-4 वैल्यू एक साथ आ जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। तो सबसे पहली बात फंक्शन को इतना समझिए कि अगर y का वैल्यू x पे डिपेंड करता है देन हम बोलेंगे कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, लेकिन एक चीज को ध्यान में रखते हुए कि हाँ हर एक x के लिए y का एक यूनिक वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और जो मैंने बेसिक्स में फंक्शन लिखे थे जितने, उसमें से हम एक फंक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबसे पहले हम डील करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे, क्योंकि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये टफ लगता है, लेकिन यहाँ पे देखिए मैं उसको बड़ा आसान बनाऊंगा, ठीक है। देखिए एक बार सही से नजर आ रहा है वो मैं चेक कर लेता हूं। तो अब देखिए अब हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। अगर y का वैल्यू कुछ इस तरह से दिए हुए क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है x, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, पार्ट ऑफ x, ठीक है। इसी को हम लोग y इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x बोलते हैं, ठीक है। ये जो दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब सीधा समझिए कि ये जो फंक्शन है ये ऑपरेट कैसे करता है। जैसे आप y इज इक्वल्स टू साइन x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, इतना तो आप लोग जानते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि जान रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें x का वैल्यू जब आप पाई बाई 2 डालते हो तो y कितना आता है 1,
इसी तरह y का x 0 डालते हो तो कितना आता है y 0, तो x के अलग अलग वैल्यू के लिए y का अलग अलग वैल्यू आ रहा है, यानी कि ये जो साइन है इस फंक्शन को किसी तरह से ऑपरेट कर रहा है, उसी तरह ये स्क्वायर ब्रैकेट इस फंक्शन को किस तरह से ऑपरेट करता है, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो इनपुट को कैसे ऑपरेट करता है ये समझिए। तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो अपने इनपुट के लेफ्ट में जो सबसे नजदीक वाला जो इंटीजर होता है ना उसको आंसर करता है आउटपुट में। समझ में आ रहा है? जैसे देखिए y इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लिखा हुआ है ना, तो अब इस x की जगह आप 2.6 रख दोगे, ठीक है, इस x की जगह अगर आप 2.6 रख दोगे तो इस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.6 यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.6 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। क्यों 2 आएगा? क्योंकि देखिए ये जो नंबर है 2.6, ठीक है, नंबर लाइन पे देखिए 2.6, इस 2.6 के लेफ्ट साइड में, इस 2.6 के लेफ्ट साइड में नियर में सबसे नजदीक में कौन सा इंटीजर होगा 2 होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2। अब इसी तरह अगर x का वैल्यू -1.4 हो जाए, -1.4 हो जाए तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.4 क्या हो जाएगा? जरा ध्यान से देखिए, बताइए। तो फिर वही फंडा है, -1.4 नंबर लाइन पे देखिए, -1.4 के लेफ्ट में सबसे नजदीक में कौन सा इंटीजर आएगा? तो -2 आएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -2, ठीक है, क्या हो जाएगा? -2। समझ में आ रहा है? समझ में आया? तो चलिए अब इसको लिखिए, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं और डिफिनीशन लिखवाता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आप लोग स्क्रीन को पॉज करके लिखेंगे, ठीक है, मैं हटा देता हूं। अब देखिए तो एक बार लिख लीजिए डिफिनीशन। इन दिस फंक्शन इनपुट गिव्स, इन दिस फंक्शन एनी इनपुट gives the nearest integer of his left in output, मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो इस तरह से ऑपरेट होता है कि अपने अंदर के किसी भी इनपुट को के सबसे नियरेस्ट इंटीजर जो उसके लेफ्ट साइड में होता है उसको आउटपुट में देता है। जैसे मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दे देता हूं, ठीक है, एग्जांपल्स में जैसे मान लीजिए 6.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 6, 8.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 8, -7.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा -8। अब आप लोग बहुत आसानी से अब डायरेक्ट आप लोग कर पाएंगे, लेफ्ट साइड में जो सबसे नियरेस्ट इंटीजर है बस उसको आंसर कर देना, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लेफ्ट साइड के सबसे नियरेस्ट इंटीजर को आंसर करना है, ठीक है। अगर आ जाए 0 का इंटीजर तो 0, क्योंकि देखिए जो खुद ही इंटीजर है वो एज इट इज रह जाएगा, ठीक है, उसका इंटीग्रल वैल्यू भी वो खुद ही होता है। जैसे कोई कहे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1 खुद होगा, ठीक है। इसी तरह अगर बात करें 2.7 क्या हो जाएगा 2 होगा, 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 हो जाएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इतने एग्जांपल से क्लियर हो चुका होगा। निगेटिव वाले भी -8.3 का क्या हो जाएगा -9, ठीक है। तो अब मैं समझ के चल रहा हूं कि इतने एग्जांपल्स के बाद आपका क्लियर हो चुका होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे ऑपरेट होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसको एक बार लिखिए, एग्जांपल्स को आप नोट कीजिए। चलिए एग्जांपल्स आप लोगों ने लिख लिया, ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ी सी और छोटी छोटी बातें कर लेते हैं,
एक बात बताइए कि 0.1, ठीक है, का इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 0.1 का इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 0.2 का भी इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। 0.56 का इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। एक चीज देखिए तो 0.2, 0.3, 0.56 यानी कि 0 से 1 किसी भी नंबर का, अगर 0 से 1 के बीच के किसी भी नंबर का अगर इंटीग्रल पार्ट का वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा, 0। किसी भी इंटीग्रल पार्ट का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच के किसी भी इंटीग्रल पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 to 1, ठीक है। इसका इंटीग्रल पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इसी तरह 1 to 2 का इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। अब देखिए इस 0 to 1 में 1 जो है ना, 1 का इंटीग्रल वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। तो 1 को इंक्लूड इसमें नहीं कीजिए, ठीक है। जैसे मैं इसको लिख ही देता हूं सही तरीके से कि y इज इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ठीक है, एक फंक्शन हो गया, ठीक है। अब इस फंक्शन का अलग अलग x के वैल्यूज के लिए हमको वैल्यू बताइए, ठीक है। अब देखिए y इज इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, यही ना, y इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब देखिए अगर x का वैल्यू, x जो है 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है, x जो है वो 0 to 1 के बीच में, ठीक है। यहां मैंने 0 पे दिया है क्लोज ब्रैकेट और 1 पे ओपन, क्योंकि 1 का जो आपका इंटीग्रल वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने 1 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं दिया। तो 0 to 1 का इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगा, 0। इसी तरह अगर x जो है 2 पे ओपन ब्रैकेट, 1 पे क्लोज ब्रैकेट, और अगर x 1 से 2 के बीच में हो तो क्या हो जाएगा वैल्यू, 1, ठीक है। अगर x -3 से लेके x जो है वो अगर -3 से लेके -2 के बीच में हो तो फिर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या बन जाएगा, -3, ठीक है। जहां -3 पे क्या है, क्लोज ब्रैकेट, और -2 पे क्या है, ओपन, क्योंकि देखिए यहां पे इक्वलिटी का साइन नहीं है। अब देखिए इसी तरह अगर -4 से लेके -3 के बीच में हुआ अगर x का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। इसी तरह अगर बात करें x का वैल्यू अगर 7 से लेके 8 के बीच में होगा तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा, 7 होगा या नहीं होगा। इसी तरह अगर 8 से 9 के बीच में हो जाए, x जो है 8 से 9 के बीच में, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा, 8। इसी तरह अगर मैं एक क्वेश्चन कर दूं कि अगर x 99 से 100 के बीच में हो तो क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 99, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें अब मैं समझ के चल रहा हूं कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। क्योंकि इन्हीं के बिहाफ पे, इन्हीं छोटी छोटी बातों के बिहाफ पे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्या ड्रॉ करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि अब मैं इसको मिटाने के बाद ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ठीक है। चलिए तो अब मैं इसको हटाता हूं। तो अब ध्यान दीजिए,
चलिए तो अब हम ग्राफ के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ के बारे में। तो देखिए जरा ध्यान से, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन क्या है, y इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, तो सबसे पहले तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, है ना। सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आप पॉइंट्स को मार्क कर लीजिए। जैसे ये तो आपका 0 हो जाएगा ओरिजिन, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5। इधर आ जाइए तो क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, और इसी तरह आ जाइएगा तो इधर चलता जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर ऊपर में इस तरफ बात करें y एक्सिस पे तो 1, 2, 3, 4, 5। नीचे भी ड्रॉ कर ले, अगर पॉइंट्स को मार्क करें तो -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। ये हो चुका है हमारा। अब आप देखिए कि इसका ग्राफ ड्रॉ करने का फंडा क्या है, तो चलिए अब हम पिछले वाले कॉन्सेप्ट्स को यूज करके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक चीज देखिए कि अगर x जो है 0 से लेके 1 के बीच में हो तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, x अगर 0 से लेके 1 के बीच में हो तो उसका इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 पे क्लोज ब्रैकेट 1 पे ओपन, ठीक है। तो अगर x 0 से 1 के बीच में है तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या होगा, 0। यानी कि 0 से 1 के बीच में ये जो ग्राफ होगा, 0 से 1 के बीच में ये जो ग्राफ होगा वो कहां होगा, x एक्सिस पे ही होगा, वो कांस्टेंट होगा। और कहां होगा, x एक्सिस पे, इसी एक्सिस पे होगा। देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। मैंने इसको अलग कलर के चौक से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। लेकिन हाँ, यहां पे आप क्या कीजिए कि हॉलो सर्कल कर दीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि 1 के लिए नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब 1 होगा, जब x का वैल्यू 1 होगा, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा, 1, और ग्राफ यहां आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहां पे हॉलो सर्कल बना दिया। अब आप लोग एक बात बताइए कि जब x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगा तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कितना होगा। अगर x 1 से 2 के बीच में होगा तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा, 1 होगा। यानी कि 1 से 2 के बीच में भी फंक्शन तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन अब फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा, अब आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह हम बात करें और अगर 2 से 3 के बीच में, ठीक है, x अगर आपका 2 से 3 के बीच में हो तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा, 2। यानी कि जब इनपुट जो है 2 से 3 के बीच में हो तो आउटपुट कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। यहां पे मैंने 2 पे हॉलो सर्कल बना दिया क्योंकि 2 पे इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 2 हो जाएगा। तो देखिए 2 से 3 के बीच में ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, कांस्टेंट होगा, वैल्यू कितना होगा फंक्शन का, 2, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरह का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर 3 से 4 के बीच में, जब x का वैल्यू 3 से 4 हो तो ग्राफ कहां जाएगा, यहां पे, ठीक है। फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा 3, ठीक है। इसी तरह आपका 4 से 5 हो तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कितना होगा, 4, ठीक है। और इसी तरह से चलता जाएगा, ठीक है, स्टेप बाय बढ़ता जाएगा। अब इधर आ जाइए, अगर वैल्यू x का -1 से 0 के बीच में हो तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x आपका कितना होगा, -1। x -1 से 0 तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कितना, -1। तो ग्राफ कुछ इस तरह का हो जाएगा। यहां पे सर्कल होगा लेकिन वो पॉइंट के साथ, हॉलो सर्कल नहीं होगा। हॉलो सर्कल कहां पे होगा, 0 पे। क्यों 0 पे, क्योंकि 0 पे तो वैल्यू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 0 हो जा रहा है। इसी तरह जब -2 से, जब x का वैल्यू -2 से -1 होगा तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा, -2। यानी कि ग्राफ किस तरह का होगा, तो आपका कुछ इस तरह का, ठीक है।
यहाँ पे हॉलो सर, यहाँ पे सॉलिड सर्कल और यहाँ पे हॉलो, ठीक है। इसी तरह जब x का वैल्यू -3 से 2 के बीच में होगा तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x हो जाएगा आपका, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x हो जाएगा -3 और ग्राफ किस तरह का हो जाएगा, कुछ इस तरह का, ठीक है। इसी तरह जब -4 से 3x होगा, जब x -4 से 3, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर बनाना चाहिए यहां, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। जब -4 से 3 होगा तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x -4 हो जाएगा और ग्राफ किस तरह का हो जाएगा, कुछ इस तरह का, ठीक है, हो जाएगा। तो अब देखिए ये आपका कंप्लीट ग्राफ है, ठीक है। इसी तरह और नीचे भी चलता जाएगा और इधर भी, इस तरह भी इधर सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का ग्राफ, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का ये हो गया आपका क्या, ग्राफ, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखिए कुछ चीजें यहां से देख के पता चल रही है कि ये जो है स्टेप बाई बढ़ता जा रहा है, स्टेप बाई बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसीलिए इस फंक्शन को क्या बोला जाता है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेप अप फंक्शन, स्टेप अप फंक्शन, स्टेप अप फंक्शन, क्योंकि देखिए स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जा रहा है तो स्टेप अप फंक्शन इसका नाम दे दिया गया, ठीक है। दूसरा, अब इस फंक्शन का अगर आप डोमेन बताएं, देखिए डोमेन का मैं थोड़ा सा फंडा बता दूं। मैंने क्या बोला था कि y इज ए फंक्शन, अगर y का वैल्यू x के टर्म्स में है, ठीक है, x के टर्म्स में है तो बोला जाता है y इज ए फंक्शन ऑफ x, और साथ ही बोला था कि x के हर एक वैल्यू के लिए y का यूनिक वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए तो डोमेन क्या हो जाता है, तो x का जो भी पॉसिबल वैल्यू होता है, जैसे यहाँ पे y इज इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, तो x का जो भी पॉसिबल वैल्यू होगा, यहाँ पे x का जो भी पॉसिबल वैल्यू होगा, सो इस फंक्शन का क्या कहलाएगा, डोमेन, और y का जो भी पॉसिबल वैल्यू है वो क्या कहलाएगा, इस फंक्शन का रेंज, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए x का वैल्यू कौन कौन सा वैल्यू यहां से पॉसिबल है, तो जरा ध्यान से देखिए ये फंक्शन तो x के हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड सो ऑन। इसी तरह 0 से -1, -1 से 0, -2 से -1, -3 से -2, -4 से -3 एंड सो ऑन। x के हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड है, x के हर एक वैल्यू के लिए इस फंक्शन का कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है, इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, तो इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा ऑल रियल, तो डोमेन इज ऑल रियल, डोमेन इज ऑल रियल, ठीक है। अब हम इसकी रेंज की बात करें, ठीक है, इसका रेंज क्या होगा, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए 0 से 1 के बीच में 1 आ रहा है, 1 से 2 के बीच में 2 आ रहा है, y का पॉसिबल, रेंज का मतलब y का पॉसिबल वैल्यू, तो y का क्या क्या वैल्यू आ रहा है, देखिए 0 से 1 के बीच में 1, 1 से 2 के बीच में कितना 2 आ रहा है, 2 से 3 में 3, 3 से 4 में 4, इसी तरह 0 से -1 में माइनस, मतलब इसी तरह देखिए 0 से -1 से 0 के बीच में इसका वैल्यू -1 आ रहा है, -2 से -1 में -2, -3 से -2 के बीच में इसका वैल्यू -3 आ रहा है। तो जरा ध्यान से देखिए तो इस फंक्शन का हर एक, इस फंक्शन में आउटपुट जो है वो हर एक इंटीजर आ रहा है, x के अलग अलग वैल्यू के लिए हर एक इंटीजर आउटपुट में आ रहा है, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा आपका ऑल इंटीजर्स, ठीक है, क्योंकि इसी तरह बढ़ते जाइएगा तो आउटपुट में और भी इंटीजर आता जाएगा, इधर भी बढ़ते जाएगा तो इंटीजर आता जाएगा। क्या इंटीग्रल वैल्यू के अलावा और कुछ आउटपुट में आ सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका नाम ही है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, यानी कि ये सिर्फ इंटीजर ही देगा, ये किसी भी वैल्यू का इंटीग्रल पार्ट देगा। जरा देख ही पा रहे हो आप कि 2.6 का क्या दे रहा है, 2 इंटीग्रल पार्ट दे रहा है, ठीक है। उसके नजदीक के लेफ्ट साइड वाले सबसे बड़े इंटीजर को आउटपुट में दे रहा है, ठीक है। लेफ्ट में जो सबसे बड़ा इंटीजर है, सबसे नजदीक में जो है उसको आंसर कर रहा है, ठीक है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज इज ऑल इंटीजर, रेंज इज ऑल इंटीग्रल वैल्यूज, रेंज इज ऑल इंटीग्रल वैल्यूज, ठीक है। अब हम अगर देखिए एक और मैं लिखा रहा हूं कि इट इज नॉट ए पीरियोडिक फंक्शन,
ये मैं बाद में समझाऊंगा कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अभी सिर्फ लिख के रख लीजिए, इट इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। इट इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। तो ये हो गया इस फंक्शन का कंप्लीट ग्राफ, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर हम कुछ इस पूरे ग्राफ को आप लोग अपना कॉपी में लिखिए, मतलब इस ग्राफ को कॉपी कीजिए, फिर मैं कुछ नोट कुछ एक लिखवाता हूं, फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इस पर। जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए इसको, ठीक है, जल्दी से। चलिए, तो अब मैं इसको हटा रहा हूं। आप लोग जिन्होंने नहीं नोट किया है स्क्रीन को पॉज करके नोट करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ एक नोट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए नोट। देखिए, सबसे पहला नोट है आपका, सबसे पहला जो नोट है वो है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, सबसे पहला जो आपका नोट है वो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इफ एंड ओनली इफ and only if x is if and only if x is an integer, x is an integer, ठीक है। x का इंटीग्रल पार्ट x के इक्वल तभी होगा जब x एक इंटीजर हो, ठीक है। अगर आप 2 का इंटीग्रल पार्ट लेते हो तो 2 ही आता है, ठीक है। 3 का इंटीग्रल पार्ट लेते हो 3 ही आता है, लेकिन -1.6 का इंटीग्रल पार्ट लेते हो कितना आ जाता है -2, 2.3 का इंटीग्रल पार्ट लेते हो कितना आ जाता है 2। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x x के इक्वल तभी आता है जब x क्या हो जाए, एक इंटीजर हो जाए, ठीक है। तो नोट का पहला पॉइंट ये दे दीजिए। अब आइए अगले पॉइंट पे, ठीक है। अगले पॉइंट, अच्छा अगला पॉइंट जो है वो क्या है कि माइनस टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x, इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x इज लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन लीस्ट इंटीजर greater than
ग्रेटर देन और इक्वल टू x इज लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x, ठीक है। निगेटिव जैसे सॉरी x के निगेटिव टाइम्स का इंटीग्रल पार्ट का निगेटिव टाइम्स जो होता है वो एक इंटीजर होता है जो कि x से बड़ा या x के बराबर होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं -2 ले लू, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा वैल्यू 2 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है 2 जो है ये -2 से तो बड़ा है, 2 जो है -2 से बड़ा है। अगर इसी जगह पे मैं यहां पे मैंने क्या लिया x की जगह अगर मैंने 2 ले लिया तो कितना आ गया आउटपुट में 2 आ गया, ठीक है। जो 2 किससे बड़ा है, जो 2 किससे बड़ा, सॉरी एक सेकेंड देखिए मैंने क्या लिखा कि मैंने x की जगह क्या लिया 2, तो माइनस टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ -2 इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो मैंने यहां पे x का वैल्यू 2 लिया, ठीक है, तो माइनस ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x का वैल्यू भी कितना आ गया 2, दोनों इक्वल आ गया, ठीक है। यही अगर मैं x की जगह -2 ले लूं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा माइनस टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा -2। तो जरा ध्यान से देखिए इस केस में दोनों इक्वल आ रहा है, ठीक है। x का वैल्यू जो है वो निगेटिव टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x के इक्वल आ रहा है। अगर x 2 लिया तो x और निगेटिव टाइम इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x दोनों इक्वल आ रहे हैं, लेकिन वही मैंने x का वैल्यू -2 ले लिया तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ -2 माइनस ऑफ टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ -2 का वैल्यू कितना आ गया, जरा ध्यान से देखिए। तो देखिए यहां पे तो आ गया आपका -2, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि यहां पर भी कितना आ रहा है -2 का 2, तो यहां पे आ रहा है आपका -2 इज इक्वल्स टू -2, यहां पर भी इक्वल आ रहा है, लेकिन ग्रेटर किस केस में आएगा, तो चलिए हम दिखाते हैं। तो देखिए माइनस टाइम्स अगर आप x की जगह 3.6 ले लीजिए, ठीक है, आप x की जगह 3.6 तो माइनस टाइम्स माइनस ऑफ 3.6 कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। यहां से आएगा कितना -4 आएगा ना, यहां से आएगा -4, इस आउटपुट से -4 आएगा और -4 इज माइनस टाइम्स कितना आ जाएगा 4। तो जरा ध्यान से देखिए 4 जो है कितना आ रहा है 3.6 से बड़ा है, यानी कि इस केस में क्या है कि माइनस टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x इज ग्रेटर देन x। तो देखिए x के अलग अलग वैल्यूज के लिए माइनस टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x जो है वो या तो x से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, और आएगा क्या इंटीजर ही आएगा क्या इंटीजर ही, लीस्ट इंटीजर, ठीक है। चलिए अब देखिए हम अगले नोट पे मूव करते हैं, ठीक है। यहां तक अगर नोट करना है किसी को तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आप लोग लिख चुके होंगे इसको। अब देखिए यहां से एक चीज आप काट लीजिए लिस्ट इंटीजर, ठीक है, इंटीजर से पुराने लीजिए, लिस्ट इंटीजर यहां पे नहीं होगा, ठीक है। लिस्ट इंटीजर कहने का कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम अगले नोट पे, ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं। अगला जो नोट है वो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 0.5 is nearest integer to x is the nearest integer to x is the nearest integer to x, ठीक है।
if two integers are equally near to x, if two integers are equally near to x, are equally near to x, then x plus 0.5 x plus 0 point denotes the larger of the two, denotes the larger of the two, denotes the larger of the two। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, ये नोट क्या कह रहा है। तो मान लीजिए कि x प्लस 0.5 जो है वो जो है नियरेस्ट इंटीजर टू x है, वो x का नियरेस्ट इंटीजर है। ठीक है, if two integer are equally near to x, then x integral part of x plus 0.5 denotes the larger of the two। जैसे देखिए x जो है कोई नंबर है, ठीक है, x जो है कोई नंबर है, ठीक है, जो कि अपने आगे और पीछे वाले दोनों में 1 और 2 ले लेता हूं। ठीक है, यहां एग्जांपल के लिए जो अपने आगे और पीछे वाले दोनों नंबर से इक्वली नियर है, मतलब कि इक्वली नियर टू एक्स कहने का मतलब कि ये जो दोनों इंटीजर है ना एक्स से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो यहां क्या लेना होगा, जैसे मान लीजिए अगर 1.5 हो गया, ठीक है, x की जगह अगर 1.5 हो जाए तो ये 1 और 2 दोनों से नियरर है, दोनों से मतलब इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, तो इस केस में 1.5 प्लस 5 का जो इंटीग्रल पार्ट आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि इस केस में आपका 1.5 प्लस 0.5 का वैल्यू क्या आ रहा है, 2, यानी कि नंबर कौन सा आ रहा है, लार्जर वाला। ठीक है, देखिए यहां से फिर से समझिए, देखिए x प्लस 0.5 इज द नियरेस्ट इंटीजर टू x। देखिए x प्लस 0.5 यानी कि 1.5 प्लस 0.5 का जो इंटीग्रल पार्ट है 1.5 से, वो 1.5 से नियरेस्ट है या नहीं है। अरे 1.5 प्लस 0.5 यानी कि 2 जो है 1.5 से नियरेस्ट इंटीजर है। अब देखिए 1.5 एक ऐसा नंबर है जो कि 1 और 2 दोनों से इक्वली डिस्टेंस पे है। अब इन दोनों में से ये वाला जो है आपका, ये वाला किसको डिनोट करता है, तो बड़े वाले को करता है, ना कि छोटे वाले को। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने x को यहाँ पे 1.5 लिया। एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं इसी के लिए, अगर दिक्कत है तो। अगर मान लीजिए x प्लस 0.5, अगर x की जगह 2 ले लिया जाए, ठीक है, x की जगह 2, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 प्लस, सॉरी x को आप इंटीजर मत लीजिए, आप x को इंटीजर नहीं लीजिए, क्योंकि x इंटीजर हो जाएगा तो फिर x प्लस 0.5 आपका इंटीजर नहीं होगा। तो देखिए आप यहां पे इसको 2.5 लीजिए, ठीक है, अगर मैंने 2.5 लिया, ठीक है, तो इसी से इक्वल डिस्टेंस पे दो नंबर है 3 और 2, तो 2.5 प्लस 0.5 का जो इंटीग्रल पार्ट है वो कितना होगा, 3, यानी कि लार्जर वाला ना होगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है अगर x प्लस 0.5 का इंटीग्रल पार्ट जो है वो x से नियरेस्ट इंटीजर है, यानी कि नियरेस्ट इंटीजर है। ठीक है, लेकिन x से दो ऐसे इंटीजर है जो इक्वल डिस्टेंस पे है। जैसे यहां से देखिए 2.5 से 2 और 3 दोनों है। इस केस में ये वाला जो है वो किस इंटीजर को डिनोट करता है, तो ये वाला लार्जर को डिनोट करता है। देखिए यहाँ पे 3 को कर रहा है, लार्जर वाले को कर रहा है, ना कि 2 को कर रहा है, तो लार्जर वाले को करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, आई थॉट कि ये ज्यादा क्वेश्चन से क्लियर होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन करते करते ये सारे टर्म्स। देखिए मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ चीजें होती है जो क्वेश्चन से ज्यादा बेहतर आते हैं समझ में। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर हम आते हैं क्वेश्चंस पे। आप लोग स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे।
चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लेट x इक्वल्स टू log 9 बेस 4 प्लस log 28 बेस 9, log 28 बेस 9, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, find the value of integral part of x, ठीक है। then find the value of this, where this denotes इंटीग्रल पार्ट को हम यहां बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन है कि x का वैल्यू दे दिया है, ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए इसको आप लोग पहले तो स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, फिर मैं डिस्कशन देखेंगे, ठीक है। तो स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको जल्दी से लिखिए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। चलिए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है यहां पे log 9 बेस 4, log 9 बेस 4, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 2 का स्क्वायर हम 4 को, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, प्लस log 28 बेस 9, ठीक है। देखिए यहां पे आप लोगों को एक दो प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। ये पहला प्रॉपर्टी, तो अगर log a स्क्वायर बेस x है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स log a बेस x, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी कि अगर log a बेस x स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ टाइम्स log a बेस x, ठीक है। यानी कि अगर a पे यहां पे अगर स्क्वायर है तो वो साइड में मल्टीप्लाई में आ जाता है, अगर बेस में स्क्वायर है तो डिवाइड में आता है, ठीक है। दूसरा एक और प्रॉपर्टी जान लीजिए कि log x बेस a इज इक्वल्स टू log x बेस k अपॉन log a बेस k लिखा जा सकता है, ठीक है, जहां k नॉट इक्वल्स टू 0 एंड मतलब सीधा लिखे ना k ग्रेटर देन 0, ठीक है, k ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। बेस कभी 1 भी नहीं हो सकता एंड नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब देखिए तो अब हम बात करते हैं कि इसके वैल्यू के बारे में। तो देखिए इसको हम सबसे पहली बात, यहां पे स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई में, यहां पे स्क्वायर है तो डिवाइड में, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा निकल के, ये बन जाएगा log 3 बेस 2, ठीक है। अब इसमें हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं log 28 बेस 3 अपॉन log 9 को मैंने फिर से लिख दिया 3 का स्क्वायर और मैंने 2 को इधर ला दिया, log 3 बेस 3, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू कितना आ गया आपका, तो x का वैल्यू आ गया log 3 बेस 2 प्लस log 3 बेस 2। मैं इधर से लिखना स्टार्ट करता हूं क्योंकि क्वेश्चन लंबा हो जाएगा तो हमें इधर भी आना पड़ेगा। तो x को मैं लिख रहा हूं log 3 बेस 2 प्लस log 28 बेस 3 अपॉन log 9 बेस 3, और log 9 बेस 3 को मैं 3 का स्क्वायर और बेस 3 रहेगा और 3 का स्क्वायर में से 2 इधर आ जाएगा तो log 3 बेस 3 बचेगा, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा log 3 बेस 2 प्लस log 28 बेस 3 अपॉन 2 होगा। चलिए यहां तक कंप्लीट। अब देखिए इसको पावर मत मानिएगा, ये नीचे आएगा थोड़ा सा, ये 2। अब देखिए यहां से हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अब हम थोड़ा सा इसके रेंज के बारे में बात करेंगे। देखिए इसको, ये जो है log 3 बेस 2 प्लस log 28 बेस 3
अपॉन 2 ये बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। अगर हम यहाँ पे अगर देखिए लॉग यहाँ पे 3 है, अगर हम 3 के बदले यहाँ पे क्या कर दे 2 कर दे, या फिर 2 नहीं 3 के बदले 2√2। देखिए 2√2 क्या है 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है तो हम यहाँ पे 3 की जगह 2√2 कर दे, ठीक है। और बेस में हमारा क्या रहे 2 ही रहे, प्लस यहां पर जो है 3 जो है log 3 log 28 बेस 3। जरा ध्यान से देखिए ये 3 से छोटा होता है 2√2 लेस देन 3, तो 3 की जगह मैंने 3 से यहां छोटा नंबर लिखा, तो ऑटोमेटिक इस स्टेटमेंट से इस एक्सप्रेशन से ये वाला एक्सप्रेशन छोटा हो जाएगा। लेकिन अब मैं इसको भी छोटा कर रहा हूं, यानी कि मैं लिख देता हूं इसको 28 की जगह 27 और बेस 3 अपॉन 2। जरा ध्यान से देखिए इस एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन छोटा होगा ना, क्योंकि देखिए बेस 1 से बड़ा है। अगर लॉग का थोड़ा भी आपको प्रॉपर्टी पता हो तो बेस तो आपका 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा है, तो मैंने यहां वाले टर्म को अगर घटा दिया है तो ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से छोटा हो जाएगा। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 3/2, और पावर में है तो वो इधर आ जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा log 2 बेस 2 1, तो इस टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2 प्लस। अच्छा यहां देखिए ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 और 3 इधर आ जाएगा और log 3 बेस 3 1, तो देखिए 3 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो देखिए ये जो है आपका ये टर्म x का जो वैल्यू है ये तो x ही लिखा हुआ है ना, ये x 3 से तो बड़ा आ रहा है, 3 से तो बड़ा आ रहा है, यानी कि x का मिनिमम वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 3 से बड़ा होगा x। अब इसका मैक्सिमम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम इंटीग्रल पार्ट ऑफ x आसानी से लिख लेंगे। अब देखिए थोड़ा पहला क्वेश्चन ही थोड़ा टफ पड़ जाएगा आप लोगों के लिए, थोड़ा सा टफ नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स अगर आपको लॉ का प्रॉपर्टी पता होगा तो आसान है, ठीक है, उतना ज्यादा टफ है नहीं ये क्वेश्चन। लेकिन हाँ हम आईआईटी के लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, हम आसान क्वेश्चन करने नहीं आए, हम इसी तरह के क्वेश्चन करेंगे। मैं क्लास में भी इसी तरह का करवाता हूं, तभी जाके आपका लेवल बनेगा। अब देखिए x का जो वैल्यू है ये log 3 बेस 2, यहां पे सबसे पहली बार मैंने यहां पे लिखा है, ठीक है, तो इसी को मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिख रहा हूं log 3 बेस 2 प्लस log 28 बेस 9, ठीक है। अच्छा मैंने बेस को घटाया तो एक्सप्रेशन, सॉरी बेस को नहीं, बेस को मैंने सेम रखा और इस टर्म को मैंने घटाया तो एक्सप्रेशन छोटा हो गया। अगर इस टर्म को मैं यहां वाले टर्म को, इन दोनों को अगर मैं बढ़ा दूं, अगर मैं बढ़ा दूं तो एक्सप्रेशन जो है अगला जो एक्सप्रेशन बढ़ेगा बढ़ाने पर वो इस एक्सप्रेशन से बड़ा होगा। यानी कि मैं ऐसा कुछ नहीं लिख सकता हूं कि x इज इक्वल्स टू log 3 बेस 2 प्लस log 28 बेस 2 ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन log 4 बेस 2। मैंने यहां पे 3 की जगह 4 कर दिया, ठीक है, तो ये तो अपने आप ये एक्सप्रेशन बड़ा हो गया। प्लस मैं इसको भी बढ़ा देता हूं और बढ़ा के मैं इसको कर देता हूं कितना 39, यहां पे देखिए स्टूडेंट्स 9 है, ठीक है 9, तो यहां 28 की जगह मैं कर देता हूं 81, तो कितना हो जाएगा log 81 बेस 9, ठीक है। अच्छा 81 को मैं क्या लिख सकता हूं 9 का स्क्वायर और 4 को क्या लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, तो देखिए ये कितने के इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स log 2 बेस 2 दैट इज 1 प्लस यहां 9 का स्क्वायर होगा और स्क्वायर 2 तो यहां आ जाएगा, तो ये भी log 2 टाइम्स log 9 बेस 9 दैट इज इक्वल्स टू 1, तो 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4। तो देखिए x जो है इस एक्सप्रेशन यानी कि 4 से छोटा आ रहा है, तो x का मिनिमम वैल्यू भी आ गया, सॉरी मैक्सिमम भी आ गया कि वो 4 से छोटा होगा, यानी कि x का रेंज क्या है। अब मैं इस प्रॉपर्टी को हटा रहा हूं, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को मैं हटा रहा हूं, तो अब आप देखिए x जो है x का वैल्यू कहां से कहां तक आ गया 3 to 4, ठीक है, तो x आपका 3 से 4 के बीच में है, x 3 से 4 के बीच में है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x हो जाएगा आपका 3। तो देखिए यहां पे इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को निकालने के लिए x का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना जरूरी नहीं है, ठीक है, आप रेंज निकाल के ये 3 से 4 के बीच में आ गया, इस तरह से मैंने चला तो 3 से 4 के बीच में x आ गया, तो यहां से पता चल गया कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा 3, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो देखिए क्वेश्चन ठीक ठाक था, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है, क्योंकि लॉग के प्रॉपर्टी इसमें यूज हो गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो अमूमन थोड़ा सा बेसिक का होता है, थोड़ा सा मतलब आसान होता है, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें थोड़ा एप्लीकेशन हो, थोड़ा सा कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।